धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है, अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी मिला दें, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। धाकड़ समाचार भी धाकड़ खबर का ही चैनल है। जब पिछले साल धाकड़ खबर हैक हो गया था तो उसी दौरान धाकड़ समाचार को बनाया गया था। महज 1 महीने में आप लोगों के प्यार और दुआओं के चलते उस पर 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर आए थे। लेकिन जब धाकड़ खबर वापस आ गया तो सारा काम हम लोगों ने इसी पे करना शुरू कर दिया। उस पर उतना काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, धाकड़ खबर हो चाहे धाकड़ समाचार हो, ये दोनों हमारे ही चैनल हैं। अब चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जज साहिबा रिटायर्ड हुई हैं। नाम है उनका आर भानुमति। उन्होंने निर्भया के 4 दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाने का काम किया था, यानी कि वो फैसला दिया था। उस बेंच के अंदर वो जज साहिबा थी। 29 जुलाई को उनका जो है रिटायरमेंट है और कल यानी कि शुक्रवार के दिन उनका वो प्रोग्राम आयोजित किया गया। आजकल तो सारे प्रोग्राम वर्चुअल ही हो रहे हैं तो वर्चुअल किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में जो बात कही, इसलिए मैंने इसको खबर बनाया है। वो कहती हैं कि कोर्ट की तो जटिलताएं हैं, जो उलझनें हैं, उस प्रक्रिया से उन्हें भी जूझना पड़ा था, उनके परिवार को भी जूझना पड़ा था। वो बताती हैं कि 60 साल पहले जब वो महज 2 साल की थी तो उनके पिता की मौत हो गई थी सड़क दुर्घटना के दौरान। उसके बाद उनकी माता को इंसाफ पाने के लिए, मुआवजा पाने के लिए काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा था। तो कोर्ट की जो जटिलताएं हैं उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं 30 साल तक अदालत में रही हूं, जज के तौर पर मैंने काम किया है, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन कोर्ट की जो जटिलताएं हैं वो अभी भी बरकरार हैं। इसी वजह से करोड़ों की तादाद में मुकदमे अदालतों में पेंडिंग हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन तमाम जज साहब जो होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद ही क्यों बोलते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। सीट पर रहते हुए कुछ करें, बोलें, वो जो है ज़्यादा बेहतर होगा। यही आप देखेंगे IAS IPS हैं, बाहर निकलने के बाद बोलते हैं भाई साहब उस टाइम तो ये हुआ था, किताब ही लिख दें पूरी। अरे भाई उस टाइम भी तो बोल देता तू, उस टाइम तेरी ज़बान पे ताला पड़ रहा था, इस्तीफा देके बाहर आ जाता, तुझे लग रहा था भीतर ज़्यादा ही दिक्कत होती। लेकिन पता नहीं क्या है, उस टाइम वो अपनी चीज़ों में लगे रहते हैं। अब उनके इसी राय के बाद एक सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। 65 बरस लगे हैं साहब एक मामले को निपटाने में। वसीयत का वो मामला था, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ था। 2007 में मद्रास हाईकोर्ट भी उस पर फैसला अपना सुना चुका था। अब जाकर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि किसके हक में क्या होगा। एक मिस्टर नायडू थे, वो एक्सपायर हो गए, उनकी 2 पत्नियां थी, बच्चे थे, आपस में वसीयत को लेकर लड़ते रहे और वसीयत जो थी उसको लेकर निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक लगातार मुकदमे 65 बरस तक चलते रहे। तो उन्होंने कहा ही है और ये खबर भी सामने आ गई, तो मैंने दोनों को मिला के आपके सामने रख दी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ रखती है। UGC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे को थोड़ा समझ लीजिए, फिर आपको इस खबर को समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और बाला साहेब ठाकरे के पोते हैं। युवा सेना, शिवसेना तो है ही है, शिवसेना का एक युवा सेना संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, नाम है आदित्य ठाकरे। ये पहले वो शख्स हैं ठाकरे परिवार के जिन्होंने औपचारिक राजनीति की शुरुआत की, यानी कि चुनाव लड़ा। इससे पहले किसी भी ने भी ठाकरे परिवार में राज ठाकरे को छोड़ के चुनाव नहीं लड़ा है। तो अब उद्धव ठाकरे वैसे CM बनने के बाद चुनाव लड़ चुके हैं और वो विधान परिषद से चुन के जा चुके हैं। तो ये पहुंच गए हैं UGC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा है साहब कोरोना महामारी का दौर है और इस दौरान जो खबर आ रही है वो ये कि UGC ने ऐलान किया है कि वो सितंबर में यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के एग्ज़ाम कराने जा रहा है, यानी कि परीक्षा कराने जा रहा है, जिससे हज़ारों लाखों छात्रों की ज़िंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। वो मानसिक तौर पर परेशान हैं, उनके अंदर एक डर और भय का माहौल व्याप्त है क्योंकि कोरोना जिस तेज़ी से फैलता जा रहा है, आपको पता है 10 लाख 11 लाख के आसपास केस हो चुके हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
तो उसको देखते हुए इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सीबीएसई ने आईसीएसई ने अपने बाकी एग्ज़ाम जो है वो रद्द कर दिए और पहले के एग्ज़ाम को आधार बनाकर छात्रों को नंबर दे दिए, पास फेल जिसे जो भी करना था वो कर दिया, उसी तरीके से यूजीसी भी कर सकती है, उसको इस साल की परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए और पिछले रिज़ल्ट को देखते हुए आगे परीक्षा का परिणाम घोषित कर देना चाहिए। अब इन्हें कौन समझाए, देश के जो इस वक्त एचआरडी मिनिस्टर निशंक सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं भाई साहब इस सरकार के अंदर, सबसे ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं, भारत को विश्व गुरु बना के यही छोड़ेंगे। पिछले वाले एचआरडी मिनिस्टर की तरह नहीं है प्रकाश जावड़ेकर की सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये तो अजीब ज्ञान रखते हैं, तीसरी दुनिया का भी ज्ञान इनके पास है। लेकिन आदित्य ठाकरे को इनका ज्ञान पसंद नहीं आ रहा है और इनके ज़रिए जो फैसला लिया गया है यूजीसी के द्वारा वो भी पसंद नहीं आ रहा है और वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में करता क्या है। ये खबर भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, फर्जी नहीं है विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर्स। यूपी सरकार ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। बता दें आपको, विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 वकील साहिबान, एक घनश्याम उपाध्याय और दूसरे जो हैं अनुपम अवस्थी, ये पहुंचे थे। उन्होंने 2 अलग अलग पिटीशन दाखिल की थी, मांग की थी कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से, या यूं कहें यूपी सरकार से, कहा कि वो 16 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल कर दे। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। तो अब खबर आ रही है कि यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया और उसने कहा विकास दुबे या उसके साथियों के जो भी एनकाउंटर हैं वो फर्जी नहीं है, उनको फर्जी नहीं कहा जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा परसों को, यानी कि सोमवार को 20 तारीख को जब इस मामले में सुनवाई होगी, कोर्ट करता क्या है। क्योंकि पिछली सुनवाई में जब अगली तारीख तय की थी 20 वाली, उस दिन कोर्ट ने एक चीज़ और कही थी कि जैसे हैदराबाद में लड़की के बलात्कार के बाद 4 लोगों के एनकाउंटर के मामले में उसने एक समिति बनाई है, वैसा ही कुछ वो उत्तर प्रदेश में विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में भी कर सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक देश एक सिलेबस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। खुद को बीजेपी का नेता कहते हैं, एडवोकेट हैं और नाम है अश्वनी उपाध्याय। आए दिन कभी हाई कोर्ट में जाते रहते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में भी उनका मामला विचाराधीन है कि पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पहुंच गया। उसने कहा साहब हमें भी पार्टी बनाया जाए, अगर सुन रहे हो तो, तभी तो दोनों पक्ष सुनने के बाद हम कोई फैसला देंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन्होंने कहा साहब 6 साल से लेके 14 साल की उम्र तक के जो भी बच्चे हैं ना, उनको एक देश एक पाठ्यक्रम यानी कि एक सिलेबस पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है जी पंजाब में कुछ पढ़ा रहे, हरियाणा में कुछ पढ़ा रहे, यूपी में कुछ पढ़ा रहे, मद्रास में कुछ पढ़ा रहे, केरल में कुछ पढ़ा रहे, कहीं और पे कुछ पढ़ा रहे, सब जगह एक ही तरीके का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए और या फिर पूरे देश के अंदर सिर्फ एक शिक्षा बोर्ड बनाया जाना चाहिए। आपको पता है हमारे देश में एक सेंट्रल शिक्षा बोर्ड है सीबीएसई का और इसके अलावा हर स्टेट के अपने शिक्षा बोर्ड हैं और उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी वो वहाँ की प्रदेश सरकार जो है उसको व्यवस्थापित करती है। लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, कहा कि ये नीतिगत मामला है और इसे लेकर सरकार के पास जाइए। तो फटाक से इन्होंने कहा साहब माई बाप आप कह दो सरकार को कि इस पिटीशन को प्रतिवेदन के तौर पे स्वीकार कर ले। कोर्ट ने कहा क्यों भाई, हम क्यों कहें, क्या सरकार ने दरवाजे बंद कर दिए हैं क्या, चले जाओ। तो ये एक स्टाइल है, पहले सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कहलवा दीजिए कि प्रतिवेदन के रूप में सरकार उस मामले को देख ले, ताकि कल को सरकार ये कहे कि देखो जी हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसलिए हम इस पूरे मामले पे कर रहे। ये बात मैं क्यों कह रहा वो थोड़ा सा समझ लो जी, तारी बात में समझ में तभी आ गई। हुआ ये था अभी कुछ दिन पहले एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, कहा कि इंडिया हटाओ, भारत बुलाओ या हिंदुस्तान बुलाओ, इसके अलावा कुछ और नहीं बुलाना चाहिए। इंडिया बोलना तो गुलामी की निशानी है। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही किया था, पिटीशन खारिज कर दी थी, लेकिन पिटीशन को प्रतिवेदन के तौर पर भारत सरकार के पास भेज दिया था कि वो चाहे तो इस पर विचार कर सकती है। अब यही फार्मूला इन्होंने निकाला, चलते हैं। वैसे आजकल एक नया स्टाइल बन गया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 राशन, 1 नेशन 1 लॉ, इस तरीके की तमाम चीज़ें आए दिन सामने आती रहती हैं। कुछ लागू हो चुकी हैं, कुछ लागू आने वाले टाइम में हो जाएंगे। 2024 तक इंतज़ार करिए, जब तक कि आरएसएस के 100 साल पूरे होते हैं। कुछ पता नहीं, आने वाले टाइम में ऐसा भी कानून आ जाए 1 नेशन 1 धर्म, यानी कि एक देश एक कानून, कोई और कानून नहीं चलेगा, या एक धर्म एक तरीके का कपड़ा एक तरीके का रंग, ये भी थोपने की कोशिश की जाए। क्योंकि एक रूपता
इनको ज़्यादा पसंद है। इनको वो बगीचा, वो गुलशन पसंद नहीं है जिसमें सब तरह के फूल खुलते हों और सब तरह की खुशबू आती हो। ये सब एक रूपता थोपना चाहते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पालघर मामले में पुलिस की जांच वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब इस मामले में पहले से ही संज्ञान लिया जा चुका है तो नई पिटीशन को एंटरटेन करने का कोई मतलब नहीं बनता। जबकि पिटीशनर ने कहा, साहब मैं पालघर वाले को सेंटर में यानी कि फोकस में रखते हुए पिटीशन ज़रूर दाखिल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर मामले बढ़ रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में लोगों को मार दिया जा रहा है, पुलिस की मौजूदगी में लोगों को मार दिया जा रहा है, ये काफ़ी गंभीर मामला है। पालघर वाले मामले के बाद ऐसे मामले बहुत सारे उभरे हैं, इसलिए आप इसमें एक न्यायिक आयोग गठित करें और पूरे मामले की जांच कराएं। और पालघर की वीडियो में जो पुलिस वाला दिखाई दे रहा है, बुजुर्ग साधु को छोड़कर भाग रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको जेल में डाला जाए और बाकी जो है उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाए। बता दें आपको, महाराष्ट्र के पालघर में अप्रैल में 2 साधु समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद ये मामला गरमाया हुआ है। उसमें तमाम पकड़े जाने वाले लोग धर्म विशेष के थे, यानी कि हिंदू धर्म के थे। बावजूद उसके नफरत की राजनीति ऐसी चलाई गई टीवी चैनल्स में कि जैसे साबित करने की कोशिश की गई कि इन साधुओं की हत्या किसी मुस्लिम ने कर दी है। आखिर नफरत फैलाना उनके लिए ज़्यादा आसान है, ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसलिए उसमें वो जुट जाते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नाबालिग से रेप के आरोपी 84 साल के बुजुर्ग का कराया जाए डीएनए, ताकि पता लगाया जा सके कि रेप पीड़िता जो महज 14 साल की उम्र की है और उसने 5 जुलाई को जिस बच्चे को जन्म दिया है, उसका पिता आखिर कौन है। क्योंकि बुजुर्ग कह रहे हैं कि पीड़िता उनके मकान में किराए पर रहती है, उसका परिवार किराए पर रहता है और उसको लेकर उनका विवाद चल रहा है और उसके परिवार ने उन्हें फंसाया है, क्योंकि वो तो शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं जो रेप कर सकें या यौन क्रियाएं उनकी संचालित हो सकें, जो तमाम चीज़ें उन्होंने दलील दी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इनका डीएनए कराओ फटाफट और जल्द से जल्द इनका डीएनए कराओ। बता दें, इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे थे जमानत लेने के लिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने इनको जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि पुलिस कह रही है हमारे पास तमाम सबूत हैं, इन्होंने ही बच्ची के साथ रेप किया है और यही उस बच्चे के पिता हैं। डीएनए रिपोर्ट आ जाने के बाद ये साबित भी हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद 84 साल के इस बुजुर्ग पर आरोप सही साबित होते हैं। ये मामला जो है सही में किराए के विवाद को लेकर कुछ और कहानी पर्दे के पीछे से निकल के आती है। 12 मई से जेल में बंद हैं 84 साल के बुजुर्ग और कई तरह की बीमारियों से पीड़ित बताए जा रहे हैं। लेकिन अक्सर कर देखने में भी आता है, जो मकान मालिक लैंडलॉर्ड टाइप के लोग होते हैं, बड़े वो बुजुर्ग हो जाते हों तो ठरकी हो जाते हैं, तो ऐसी जो हैं चीज़ों में वो लिप्त पाए जाते हैं। यहाँ कोर्ट जो भी फैसला देगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। बता दें आपको, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच करीब 3 किलोमीटर के हिस्से में नया संसद भवन बनना है, बहुत सारी नई इमारतें बननी हैं, करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। ये तमाम जो ज़मीन है इसका लैंड यूज चेंज किया जा रहा है और नई तरीके से बिल्डिंगों को डेवलप किया जा रहा है। इस फैसले के खिलाफ और कोरोना महामारी के दौर में आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जो है रिपोर्ट तलब कर ली। अब उसके बाद देखना दिलचस्प होगा। हाई कोर्ट तो इनकार कर दिया था कि वो कोई रोक नहीं लगाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ खास कही है कि अगर आप कोर्ट में सुनवाई रहते रहते इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और आगे जो फैसला आएगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, यानी कि कोर्ट ने अभी स्टे नहीं किया है, सरकार शायद काम में लगी हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कितने साल की होगी उम्र कैद की सज़ा, 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। बता दें आपको, पिछले साल यानी कि अगस्त में होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाया। कहा कि अगर पुरुष है, 75 साल की उम्र का है, 8 साल की सज़ा काट चुका है तो उसकी उम्र कैद की सज़ा को पूरा माना जाएगा। इसी तरीके से अगर महिला है, उम्र करीब 65 साल है, 6 साल की सज़ा काट चुकी है तो उसकी भी उम्र कैद की सज़ा को पूरा माना जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उसका व्यवहार जेल में रहते हुए अच्छा रहा हो और उसके खिलाफ बाद के 2 साल में कहीं से भी किसी भी अदालत से किसी भी मुकदमे में कोई सज़ा ना सुनाई गई हो। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और कहा गया कि इस फैसले पर
रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार ने जो ये नया फैसला लिया है, तो इसको 3 जजों की बेंच ने पहले सुना, एंटरटेन किया। उसके बाद 3 जजों की बेंच ने सुनने के बाद पाया कि नहीं भाई, हम नहीं कर सकते इसमें क्लियर कुछ भी, इसे तो 5 जजों की बेंच के पास भेज दो। तो अब इसे 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है। अब 5 जजों की बेंच सुनवाई करने के बाद बताएगी कि इस मामले में हो क्या सकता है। बता दें, अभी तक आपको उम्र कैद की सज़ा 14 साल की मानी जाती है, या कुछ मामलों में आखिरी सांस तक उम्र कैद की सज़ा काटनी पड़ती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बार क्लर्क एसोसिएशन को आर्थिक सहायता दिलवाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोरोना दौर में वकील जो है खुद आर्थिक तंगी का शिकार हैं, इसलिए जो कोर्ट के क्लर्क हैं, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के क्लर्क हैं, तो वो उससे ज़्यादा आर्थिक तंगी का शिकार हैं, क्योंकि वकीलों के पास नए केस आते हैं, उससे कुछ आमदनी होती है, उसी से क्लर्कों की आमदनी होती है। ऐसे में हर क्लर्क को 12,000 रुपये हर महीने दिलवाए जाएँ जब तक ये आर्थिक तंगी चलती है, और केंद्र सरकार इसके लिए एक पूरा पैकेज लॉन्च करे। ये मामला पहुंचा जस्टिस अशोक भूषण की बेंच के सामने। उन्होंने सुना और सुनने के बाद कहा, भैया अगर हमने ऐसा फैसला दे भी दिया तो बहुत लोग आ जाएंगे कि हाँ जी हमें भी दिलवाओ, हमें भी दिलवाओ, किस किस को दिलवाओगे, तो हमारे तो बस की है नहीं वो काम, हम तो इसको सुनने के नहीं। और ये कहते हुए उन्होंने खारिज कर दिया इस पूरे मामले को। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पुराने सचिवालय को गिराने के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस जो नेता हैं जिनका नाम है पी विजन रेड्डी की ओर से दाखिल उस पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि तेलंगाना सरकार पुराने सचिवालय को गिराकर नया सचिवालय बना रही है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। पुराना सचिवालय नहीं गिराया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार का मामला है और जो सरकार करना चाहती है उसको करने दीजिए। इससे पहले बता दें आपको, तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी कांग्रेस नेता को झटका दिया था और उनकी पिटीशन को ऐसे ही खारिज कर दिया था। उसके खिलाफ ये पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। अब इस फैसले के बाद टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसके सीएम के चंद्रशेखर राव हैं, वो बड़े खुश हैं और वो इसे कह रहे हैं कि विपक्षियों के मुंह पे करारा तमाचा है। बता दें आपको, आजकल एक नई तरीके की राजनीति तेलंगाना में देखने को मिल रही है। वहाँ पर नरसिम्हा राव, जिन पर बाबरी मस्जिद तोड़वाने का गंभीर आरोप है, देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पर जगह जगह 5 मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, जगह जगह हवन कराया जा रहा है, जगह जगह बहुत सारी चीज़ें उनके नाम पर स्थापित की जा रही हैं, म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, तमाम चीज़ें की जा रही हैं। इसके अलावा खबरें आ रही हैं, हमारे पास फ़ोन आए कई लोगों के, हम लोग खबर डेवलप नहीं कर पाए कि हैदराबाद में कई जगह पे 2 मस्जिदों को तुड़वा भी दिया गया है इनके दौर में। लेकिन क्या करें भाई, असदुद्दीन ओवैसी अब कहाँ है, कोई बोलता क्यों नहीं? असदुद्दीन ओवैसी से तो कुछ पूछो, बतावें, उन्हीं के सहयोग से सरकार चले। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।